कई बार तो ऐसा होता है कि लोग चॉकलेट खाते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं, उनकी जो फेवरेट चॉकलेट होती है, या किस करते हुए आंखें बंद कर लेते हैं, तो अपने आप आंखें इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि आप उस मोमेंट में गुम हो जाना चाहते हैं। फिर वो उसने वैसे बात नहीं की मेरी तरफ, उस तरह से नहीं देखा तो मुझे प्यार नहीं करते, खालीपन आ गया, रिजेक्शन आ गया, अबैंडनमेंट आ गई, एम्प्टीनेस आ गई, इम्पल्सिविटी आ गई, इम्पेशेंस आ गई, बहुत कुछ इकट्ठा ही आ गया। तो इतना सारा जो इमोशनल तूफान है उसको इकट्ठा कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है साइकोलॉजिकल, जिसमें डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, जो कि बहुत स्पेसिफिकली बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए है, लेकिन वो ऐसे किसी डिसऑर्डर के लिए भी हो सकती है जिसमें इम्पल्सिविटी, एंगर या इम्पेशेंस हो, एंगर मैनेजमेंट के लिए भी हो सकती है, सब्सटेंस यूज़ के लिए भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इलाज क्या होता है या ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके दो पार्ट्स होंगे। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो इससे जाता है एक साइकोलॉजिस्ट के, जिसको करनी आती है एक स्पेशल टाइप की थेरेपी। इसका नाम होता है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, जो कि दी गई थी मार्शा एम लिहान जी के द्वारा। उसके अलावा दूसरा सेकेंडरी पार्ट आता है एक साइकियाट्रिस्ट का, जिसको मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसकी हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में तीन चीज़ें होती हैं। पहली होती है माइंडफुलनेस, उसके बाद होती है इमोशनल रेगुलेशन, फिर होती है डिस्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। तो ये माइंडफुलनेस क्या होती है? स्टार्टिंग में तो इसको थोड़ा स्पिरिचुअल टच दिया था मार्शा जी ने, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब ये है माइंडफुलनेस का, सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें, कि अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो खाना जब आप मुंह में डालते हैं तो आप खाने का टेक्सचर भी महसूस कर सकते हैं, उसका स्वाद भी ले सकते हैं, उसको स्मेल भी कर सकते हैं, अपने हाथ में भी खाने को महसूस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपने देखा होगा जैसे कैंडल लाइट डिनर होता है तो उसमें बिल्कुल अंधेरा होता है, तो आप खाने पे ही ध्यान दे रहे हैं पूरा का पूरा, या आप आराम से हल्की लाइट जला के खाना खाएं तो ये माना जाता है कि ज़्यादा अच्छा है। उसी तरह अगर आप वीडियो व्यू कर रहे हैं तो आप वीडियो व्यू करने के अलावा कोई और काम नहीं कर रहे। बट अक्सर लाइफ में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम कोई और काम कर ही रहे होते हैं। हम खाना खाते हुए भी अपना मोबाइल देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कोई हमें कुछ कह रहा है तो हम उस पर उतने ध्यान से सुन नहीं रहे। तो माइंडफुलनेस में ये होता है कि जैसे आप नहा भी रहे हैं तो आप पानी को फील कर रहे हैं कि वो ठंडा है या गर्म है, चेहरे पे बूंदें कैसी पड़ रही हैं, पूरी तरह उस प्रेजेंट मोमेंट में है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है। और रिसर्च भी ये कहती है अपार्ट फ्रॉम दिस थेरेपी भी, कि सबसे ज़्यादा खुश हम तब रहते हैं जब हम पूरी तरह से उस मूवमेंट में हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कोई बंगी जंपिंग कर रहा है या कोई स्काई डाइविंग कर रहा है या कोई सेक्सी कर रहा है, तो पूरी तरह जब वो उस मूवमेंट में है तो वो जो इन्जॉयमेंट होगी वो अलग ही तरह की होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग चॉकलेट खाते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं, उनकी जो फेवरेट चॉकलेट होती है, या किस करते हुए आंखें बंद कर लेते हैं, तो अपने आप आंखें इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि आप उस मोमेंट में गुम हो जाना चाहते हैं। तो वो तो हो गया माइंडफुलनेस। तो इसका मतलब है कि जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है उसको ये एहसास तो होना चाहिए सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है, इनसाइट होनी चाहिए। इनसाइट का मतलब होता है ये समझ पाना कि परेशानी क्या है। सीधा ही हम इमोशनल रेगुलेशन पे अगर चले जाएंगे तो इमोशंस को तो बाद में रेगुलेट करेंगे ना, कि ठीक है मान लिया इम्पल्सिविटी है, इम्पेशेंस है, मूड स्विंग्स बहुत अप एंड डाउन है, डीवैल्यूएशन है और आइडलाइजेशन है, उसके लिए आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं हमारा जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का है, तो आप बेटर समझ पाएंगे। फिर आप थेरेपी के पार्ट पे दोबारा आ जाइएगा, वो बेटर रहेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल रेगुलेशन की। इमोशनल रेगुलेशन में क्या है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, अचानक डिप्रेशन में जा रहे हैं, मतलब गोते खा रहे हैं एक तरह से, अप एंड डाउन जा रहा है। तो उस इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे के इमोशंस को समझना पड़ेगा। कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने कहा कि मुझे ना कॉफ़ी चाहिए, जिसको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो सामने वाला बोला कि अभी कॉफ़ी नहीं मिल पाएगी, 7 बजे ही मिल पाएगी। तो इस पर शाउट करना शुरू कर दिया, मग फेंक के तोड़ दिया, या मोबाइल फोड़ दिया, या लैपटॉप तोड़ दिया, तो फिर तो इमोशंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या है कि हमें सबसे पहले माइंडफुल होना पड़ेगा उस मोमेंट में, कि हम अपने बारे में ना सोचें, दूसरे के बारे में भी सोचें कि वो क्यों मना कर रहा है। पहले पूछ तो लें हम। जैसे आपने फ़ोन किया और उसने फ़ोन पिक नहीं किया तो गुस्से में फ़ोन तोड़ दिया, या किसी ने से आपने बोला कि 2 मिनट रुको मेरी बात सुनो, उसने बात नहीं सुनी तो उसको धक्का मार दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा जो इमोशन रिलेशनशिप्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें एहसास करना पड़ेगा कि दूसरे के एंगल से भी हम सोचें, उस मूवमेंट में पूरी तरह रहें, फटाफट अपनी जजमेंट बना के इमोशंस पे ना आ जाएं। तो जब हम उस मूवमेंट में रहेंगे उस मूवमेंट को समझ पाएंगे, और ये प्रोफेशनली एक साइकोलॉजिस्ट बेटर समझा पाएगा। मैं तो आपको एक थ्योरी पार्ट दे रहा हूँ एज ए साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी रिक्वेस्टेड था, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो उसके बाद इमोशनल रेगुलेशन में क्या होगा कि आप दूसरे के एंगल से भी सोच पाएंगे कि वो भी थका हुआ है, अभी वो कॉफ़ी नहीं बनाना चाहता, और अगर कॉफ़ी 7 बजे मिल जाएगी 2 घंटे बाद, अभी 5 बजे हैं, तो इट्स ओके। हमें एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। 2 वर्ड होते हैं, एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है जैसे कोई रो रहा है तो आप भी रोने लगे, जैसे बच्चे के मार्क्स कम आए, वो दुखी है, रोने लगा तो उसकी मम्मी भी रोने लगी, तो ये तो हो गई सिंपैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि आप समझ पा रहे हैं कि बच्चे ने बहुत मेहनत की थी, उसके बावजूद भी उसके मार्क्स कम आए हैं, इसलिए वो परेशान है, तो आप उसको सांत्वना भी दे रहे हैं, उसकी परेशानी को भी समझ पा रहे हैं और अपने इमोशनल स्टेट को भी
कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप समझ पा रहे हैं कि अगर कॉफ़ी अभी नहीं कोई बनाना चाहता, 15 मिनट वो रेस्ट करना चाहता है, उसके बाद नहाना चाहता है, फिर रिलैक्स होकर दोनों इकट्ठे बैठ के कॉफ़ी पियेंगे हस्बैंड एंड वाइफ, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर सीधा उन्होंने बोला कि सीधा उन्होंने बोला कि हंगामा करने की क्या ज़रूरत है, तो बस लड़ाई शुरू होगी, तोड़ फोड़ होगी, तो फिर उसमें वो नहीं होना चाहिए। बट ये ट्रेनिंग से बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है इम्पल्सिविटी, उसको कर पाते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, डिस्ट्रेस या टॉलरेंस कम होती है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम होती है। फटाफट कॉफ़ी नहीं मिली, पहले उसने बात नहीं सुनी, फिर वो उसने वैसे बात नहीं की, मेरी तरफ उस तरह से नहीं देखा, तो मुझे प्यार नहीं करते, खालीपन आ गया, रिजेक्शन आ गया, अबेंडनमेंट आ गई, एम्प्टीनेस आ गई, इम्पल्सिविटी आ गई, इम्पेशेंस आ गई, बहुत कुछ इकट्ठा ही आ गया। तो इतना सारा जो इमोशनल तूफान है उसको इकट्ठा कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर फ्रस्ट्रेशन में जाके अपना धाड़ से दरवाज़ा बंद किया और फटाफट अपने हाथ काट लिया, जिसको डेलिब्रेट सेल्फ हार्म भी कहते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को मैनेज करना, ताकि रिलेशनशिप मैनेज हो सकें। वो रिलेशनशिप चाहे घर के हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हैं, चाहे फ्रेंड्स के हैं, उनमें जो वो तूफ़ान है वो थम जाए और ठंडी हवा चलने लगे, ताकि आप उनको ढंग से मैनेज कर पाएँ। तो ये तो हुई डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की बात। अब इसके लिए जो है पेशेंट को कॉपरेट करना भी ज़रूरी है। और अक्सर ये देखा गया है बॉर्डर लाइन में जब 30-40 साल की उम्र होती है तो लोग कॉपरेट करने भी लग जाते हैं। बट अगर पहले ही अगर कोई आ जाता है जिसमें बॉर्डर लाइन ट्रेट्स हैं, क्योंकि डायग्नोसिस करने के लिए तो 18 साल चाहिए और 9 में से 5 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, उसके लिए तो मैं आपको वीडियो देखने की रिकमेंड करूँगा, इसको मैं लंबा नहीं करना चाहूँगा। हम मेडिसिन पार्ट पे आ जाते हैं। अगर हम मेडिसिन पार्ट की बात करें तो इसमें मूड स्टेबलाइजर भी इस्तेमाल होता है वेलप्रेट या लिथियम के फॉर्म में। इसमें एंटीसाइकोटिक भी यूज़ हो सकता है क्योंकि माइक्रोसाइकोटिक एपिसोड्स होते हैं। इसमें एंटी डिप्रेशन भी यूज़ हो सकता है क्योंकि एंटी डिप्रेशन होता है। इवन बेंजोडाइज़ेपिन भी हो सकते हैं बिकॉज अल्कोहल एडिक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्रोमिस्किटी और बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो पेशेंट को ये रिकमेंडेशन भी दी जा सकती है कि वो HIV हो या बाकी हेपेटाइटिस वगैरह टेस्ट कराएं। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, तो एक प्रोफेशनल ही हैंडल करेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय हम खुद से ट्राई करें कि हमने कुछ योगा सीख लिया, हमने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीख ली, तो हम योगा या ब्रीदिंग कराएं, इनको मेडिटेशन कराएं तो ये सेटल हो पाएंगे। वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। पहले वो नॉर्मल तो फील करें, जब वो बेटर हो जाएंगे तो ये सब काम भी कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों समझा कि 2 तरह के हिस्से हैं। एक है साइकोलॉजिकल, जिसमें डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, जो कि बहुत स्पेसिफिकली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लिए है, लेकिन वो ऐसे किसी डिसऑर्डर के लिए भी हो सकती है जिसमें इम्पल्सिविटी, एंगर या इम्पेशेंस हो, एंगर मैनेजमेंट के लिए भी हो सकती है, सब्सटेंस यूज़ के लिए भी हो सकती है। और ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी प्रेजेंट होती हैं बॉर्डरलाइन में, तो सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है साइकोलॉजिस्ट के अलावा, जो है मेडिसिन दे पाए। तो हमारे यहाँ तो ये काम साइकोलॉजिस्ट मैम करती हैं, जो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी वाला है। जो मेडिसिन वाला काम वो मैं करता हूँ। तो जो भी आपके नज़दीक में साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की टीम है, वहाँ जाके आप मिलें। और ये थेरेपी लंबी चलने वाली है, कुछ महीनों चलने वाली है, इसमें दिनों या हफ्तों की बात ना करें। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाएँ। और मेडिसिन से भी बेनिफिट होता है, बट जो मेजर पार्ट रहेगा वो हमेशा थेरेपी का ही रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।